नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के द्वारा यहाँ पर जो है आप लोगों का होम गार्ड भर्ती के लिए वैकेंसी जारी किया गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नवंबर 18 से आप लोगों का जो है इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो नए कैंडिडेट हैं, जो पहले होम गार्ड के फॉर्म नहीं भरे थे। वो सभी कैंडिडेट को परेशानी हो रही है, उनको नहीं पता है कि इसमें किस प्रकार से एग्जामिनेशन होता है, क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को जानकारी देने वाली है। इसलिए इस नोटिफ़िकेशन के बारे में आप लोग बताने वाले हैं। अभी तक अगर जो नए कैंडिडेट हैं, जो नहीं भर पाए हैं, अभी तक यही सोच रहे हैं कि ये किस तरह का फॉर्म है, ये सारी चीज़ें आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर जो है टोटल 41,424 पदों पे वैकेंसी जारी किया गया है। यहाँ पर जो ये पोस्ट जारी किया गया होमगार्ड के लिए जारी किया गया है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 18 नवंबर से इसका जो फॉर्म है अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर देखिएगा तो ये जो आप लोगों का यहाँ पे देखिएगा तो दिया गया है कि उक्त रिक्त पदों पर एनरोलमेंट हुए होमगार्ड्स को ड्यूटी के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। वर्तमान में प्रतिदिन ड्यूटी पर ये सारी जानकारी दी गई है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे दिया गया है। उसके बाद फिर नीचे देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग को मेंशन किया गया होम गार्ड्स के एनरोलमेंट हेतु जनपदवार पदों पर श्रेणीवार यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया है। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पे देखने को मिलेगा सबसे पहले जनपद। जनपद यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद फिर आप लोगों को नीचे देखने को मिलेगा आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस। इस प्रकार से आप लोगों को मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा उसके बाद फिर जनरल यहाँ पर दिया गया है, फिर अनुसूचित जाति दिया गया है, अनुसूचित जनजाति दिया गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग दिया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग दिया गया है। और नीचे उसके बाद फिर लास्ट में रिक्तियां की संख्या दी गई है। यहाँ पर देखिएगा तो आप लोगों को जो आप लोगों का ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, जो भी कैंडिडेट है उसके हिसाब से यहाँ पे सीटों की संख्या दिया गया है। और साथ में जनपद के एक जनपद में कितना सीटों की संख्या है, कौन सा जनपद में कितना सीटों की संख्या है, ये सारी जानकारी आप लोग के यहाँ पे मेंशन की गई है। टोटल यहाँ पर देखिएगा तो सारे जनपद है, उन सभी में यहाँ पे सीटों की संख्या क्या है, सारी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर रहे होंगे उससे पहले आप लोग इस चीज को जरूर देख लीजिएगा कि आपके कैटेगरी में ये भी देखिएगा। देखिए जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट जो नए कैंडिडेट होते हैं उनको नहीं पता होता है। आप लोगों को एक बार बता दें कि यहाँ पर सिर्फ देखिएगा तो एक रिक्तियों की संख्या सिर्फ ये देखते हैं। जैसे 1232 है तो ये सिर्फ देखते हैं, 484 ये देखते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या देखना है, जब आप लोग फॉर्म भरते हैं तो आप लोग इसको देखिए कि आप लोगों का जो ओबीसी में आते हैं, ईबीसी में आते हैं, जनरल में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं। मान लीजिए कि आप लोग अनुसूचित जाति में आते हैं, ठीक है। तो उसमें देखिएगा तो आगरा में 258 यहाँ पर सीट है, 101 में। ये देखिएगा कि अगर आप लोग भरते समय आप लोग सीटों की संख्या चेक करने दिए, आप लोग देखिएगा, ये मत देखिएगा कि 41,000 सीट है, ठीक है। आपको ये देखना है पहले। तो ये हो गया। उसके बाद फिर देखिए नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोग को मेंशन किया गया होमगार्ड्स के एनरोलमेंट हेतु जनपद वार पदों के सापेक्ष क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आरक्षण का विवरण। यहाँ पे आरक्षण के बारे में जानकारी दी गई है। और यहाँ पर ये भी दिया गया है, देखिए जनपद दिया गया है आगरा। आगरा में यहाँ पे टोटल जो सीटों की संख्या 1232 है। और बाकी देख लीजिएगा आप लोगों को कैटेगरी वाइज कि आप लोगों को सीटों की संख्या क्या है। यहाँ पर देखिएगा तो जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2% सीट रिजर्व किया गया है। जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जैसे कि पोता हो गए या फिर नाती हो गए, तो उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर जो है आप लोगों को इस कैटेगरी में भी आप लोगों को यहाँ पे सीटों की संख्या पे आप लोग यहाँ पे आप लोग फाइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया गया भूतपूर्व सैनिक, यानी पहले से कोई सैनिक है आपके घर के, तो आप लोगों को यहाँ पे एडवांटेज मिल सकता है। फिर यहाँ पर महिला के लिए आरक्षण 20% दिया गया है। नीचे आइएगा, इस प्रकार से आप लोग को जितने भी जनपद है सारे जनपद के आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देखिएगा सारा आपके सारा जनपद जो भी दिया गया है सब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को फिर दिया गया है परीक्षा का पूर्व किसी भी समय व्यक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जैसे 41,400 समथिंग जो पोस्ट जारी किया गया उसको या तो कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है, ये आप लोग कहा गया है। साथ में यहाँ पर दिया गया है कि एनरोलमेंट की कार्यवाही किसी भी समय या एनरोलमेंट के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है, ठीक है। यानी कि जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो अगर उसमें अगर
कुछ भी गलत होता है तो आप लोग को कैंसिल कर दिया जाएगा, कोई भी रीजन नहीं बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर दिया गया है कि पात्रता क्या है, इस फॉर्म को भरने के लिए पात्रता क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज। अगर आप लोग दो चीज, जैसे कि पहले तो आप लोगों को सीटों की संख्या देखना है, दूसरा जो है आप लोगों को ये चीज देखना है कि आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्या है इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर नहीं एलिजिबल है तो प्लीज मत भरिएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है शारीरिक एवं मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। यहाँ पर ये कहा, सीधे तौर पर कह दिया गया है कि जो डिसेबल कैंडिडेट है या फिर जो शारीरिक और मानसिक रूप से सही नहीं है, वैसे कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं। फिर आप लोग को दिया गया होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो। यानी कि सीधे तौर पर कह दिया गया, जैसे कि हमने आप लोग को शुरू में इसलिए कहा था कि आप लोग जनपद में अपने कैटेगरी में जाकर सीटों की संख्या देखिएगा। किस लिए कहा था, क्योंकि जब आप लोग फॉर्म भरिएगा तो यहाँ पर आप लोग को मेंशन किया गया है कि अभ्यर्थी उस जनपद के मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया है। यानी कि जब आप लोग फॉर्म भरिएगा तो उसी जनपद यानी उसी जनपद से आप लोग भरिएगा, जैसे आगरा है या जो भी आप लोगों का है, वहां से आप लोग भरिएगा और वहां पर आप लोग सीटों की संख्या देख लीजिएगा कितना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे दिया गया है, और जब यहाँ पर फिर नीचे देखिएगा, जब आप इस फॉर्म को भरिएगा तो आप लोग को एक यहाँ पे नोटिस आप लोग को दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सीधे तौर पर कहा गया है कि आप लोगों को 16 नवंबर 2025 के अनुसार, यानी कि जब यह फॉर्म जारी किया गया था उस समय के अनुसार, यहाँ पर जो है आप लोगों को मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी मान्य होगा, ये आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। ये तो मूल निवास प्रमाण पत्र हो या फिर डोमिसाइल प्रमाण पत्र हो, दोनों में से कोई भी दीजिएगा, आप लोगों का मान्य होने वाला है। फिर आप लोगों को फिर आप लोग ये मेंशन किया गया है कि आगे कि कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सार्वजनिक, शासकीय, अर्ध शासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे, ठीक है। इससे ये आप लोग को ये कहा जा रहा है कि जो सार्वजनिक, शासकीय, अर्ध शासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की जो सेवाएं हैं, अगर उसमें आप लोग कार्यरत है तो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। फिर आप लोग को अगला जो पॉइंट दिया गया, संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी अन्य स्थानीय पदाधिकारी द्वारा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा प्रच्युत व्यक्ति भी होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। ये भी आप लोगों को मेंशन कर दिया गया। साथ में ये भी मेंशन किया किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा हो, विचाराधीन होने की स्थिति में भी आप लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट के लिए ऐसा पुरुष या महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां या पति जीवित हो। ये आप लोग को मेंशन किया गया है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं आवेदन करने की तिथि। जैसा कि हमने बताया कि 18 नवंबर से हमने शुरू में ही बता दिया है कि अप्लाई हो रहा है। 17 दिसंबर तक आप लोगों का लास्ट डेट है आवेदन शुल्क जमा करने का। 17 दिसंबर तक लास्ट डेट है। साथ में जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 20 दिसंबर तक है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, आवेदन करने से पूर्व ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज मेंशन किया गया है कि जब आप लोग इसका फॉर्म भरिएगा तो ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। फिर आवेदन शुल्क के बारे में मेंशन किया गया है, जैसे कि इस एनरोलमेंट प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क यहाँ पे सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों हेतु 400 रुपया रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपया रखा गया है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता में यहाँ पर आप लोग को मेंशन किया गया एनरोलमेंट के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी, यहाँ पर आप लोग को दिया गया भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो। साथ में यहाँ पर आप लोग को और भी पॉइंट मेंशन किया गया है, जैसे पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, किसी भी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया और युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक के प्रव्रजन किया हुआ हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को मेंशन कर दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता, यानी कि आप लोग को जो है कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, जैसे कि 10th वाले, 12th वाले। जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि होमगार्ड्स के एनरोलमेंट है तो अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता भारतीय विधि द्वारा स्थापित बोर्ड 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसका समकक्ष अर्हता होनी अनिवार्य है। यहाँ पर ये आप लोगों को मेंशन किया गया है कि आप लोगों को 10th पास होना अनिवार्य है इस फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पर आप लोग को दिया गया आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता आवश्यक
रूप से धारित करनी होगी तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 10वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए अपेयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज और मेंशन किया गया है कि अगर आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया है या फिर उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत है या फिर आप लोगों के पास अभी जो सर्टिफिकेट है मार्कशीट वो नहीं आया है तो आप लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ये आप लोगों को मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे देखिएगा अधिमानी अर्हताएं। अभ्यर्थियों को अधिमानी यानी प्रेफरेंस के अंतर्गत निम्नानुसार अतिरिक्त अंक यदि किसी भी अभ्यर्थी के पास एक से अधिक अधिमानी अर्हताएं हैं तो उसमें पर सबसे अधिक अंक वाली अधिमानी अर्हता हेतु निर्धारित अंक दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे एनसीसी प्रमाण पत्र, अगर किसी भी कैंडिडेट के पास एनसीसी प्रमाण पत्र धारक है तो जो सी ग्रेड वाले हैं, जो सी प्रमाण पत्र धारक है, उनको 3 अंक मिलेंगे, बी वाले को 2 अंक मिलेंगे, ए वाले को यहाँ पे 1 अंक मिलने वाले हैं। वही बात कर लेते हैं भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र धारक को 1 अंक मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो यूपीएसडीएमए के तत्वाधान आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण पत्र अगर होगा तो उसमें भी आप लोगों को 3 अंक मिलने वाला है, ठीक है। उसका भी प्रमाण पत्र रहेगा। तो फिर साथ में आप लोगों को नीचे मेंशन किया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा 4 पहिया वाहनों के वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक होने की स्थिति में भी 1 अंक आप लोगों को ज्यादा मिलेगा। आयु यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ कहाँ से कहाँ होना चाहिए, तो 1 जुलाई 2025 से लेकर से यहाँ पर 1 जुलाई 2025 को जो है कम से कम 18 वर्ष हो जाने चाहिए। तो यानी 1 जुलाई 2025 तक आप लोग का 18 वर्ष अगर पूरा हुआ है आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर फिर नीचे दिया गया है कि अधिक से अधिक 30 वर्ष की होनी चाहिए। और ये जो टाइम आप लोग को जोड़ा जाएगा 1 जुलाई 2025 से जोड़ा जाएगा। अगर 1 जुलाई 2025 तक 30 वर्ष हो चुका है तो आप लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। फिर आप लोग को नीचे मेंशन किया गया है, यहाँ पे आप लोग को डेट मेंशन किया गया है कि 1 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 के जितने भी डेट ऑफ बर्थ वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो भर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोग को नीचे दिया गया है जैसे कि सामान्य और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट जो है उनके लिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया है। साथ में जो ईबीसी या फिर ओबीसी जो कैंडिडेट होते हैं उनको छूट दिया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। छूट देकर आप लोग को डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एनरोलमेंट की प्रक्रिया मेंशन की गई है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। लिखित परीक्षा के बारे में आप लोग को एनरोलमेंट प्रक्रिया जैसे कि आप लोग कैसे फॉर्म भरिएगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। साथ में लिखित परीक्षा के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है जैसे कि यहाँ देखिएगा ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस लिखित परीक्षा के निम्न विषय एवं वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। यहाँ पर आप लोग को सीधे तौर पर कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरिएगा उन सभी का एडमिट कार्ड आएगा और आप लोगों का जो एग्जामिनेशन होगा सामान्य ज्ञान का, सामान्य ज्ञान टोटल जो होंगे 100 क्वेश्चन होंगे जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टोटल मार्क्स होगा यानी अंक होगा, टोटल कुल अंक होगा 16 अंक का और 2 घंटे का समय मिलेगा यानी 100 क्वेश्चन 2 घंटे का समय रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। यहाँ पर दिया गया लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। जब आप लोगों का इसका एग्जामिनेशन होगा तो इसमें अगर आप लोग 25% यानी कि 100 में से 25 नंबर नहीं ला पाते हैं तो आप लोग जो है यहाँ पे एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। ये आप लोग को मेंशन कर दिया गया। फिर आप लोग को नीचे दिया गया यह लिखित परीक्षा ओएमआर आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रशिष्ट नीचे दिया गया है, ठीक है, प्रशिष्ट 1 में। यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग को मेंशन किया गया ओएमआर सीट में यानी कि ऑफलाइन आप लोग को एग्जामिनेशन होगा इसलिए 2 घंटे का समय दिया गया है 100 क्वेश्चन में। यहाँ पर फिर नीचे मेंशन भी किया गया कि लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे यानी 120 मिनट दिया गया है जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, कुल अंक 100 होंगे, प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर दिया गया लिखित परीक्षा ओएमआर पात्र पर होगा जैसा कि हम आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। जैसा कि हमने आप लोग बता ही दिया कि इसके बाद आप लोगों को एग्जामिनेशन होगा और एग्जामिनेशन भी किस चीज का होगा, तो एग्जामिनेशन होगा सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान का इसमें एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे शारीरिक मानक प्रशिक्षण, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो शारीरिक मानक परीक्षण के लिए दिया गया है कि जो पुरुष कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, उनके लिए न्यूनतम शारीरिक मानक जो दिया गया है ऊंचाई, सबसे पहले ऊंचाई जिसमें आप लोग को दिया गया है सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष के लिए अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
उसका हाइट, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर फिर आप लोग को आगे दिया गया है अनुसूचित जनजाति वाले जो कैंडिडेट हैं, जो फीमेल हो सॉरी मेल हो, अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ पर देखिएगा तो जो जनरल कैंडिडेट हैं, अन्य पिछड़ा के कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जाति, यहाँ पर देखिएगा अनुसूचित जाति के जो भी कैंडिडेट है उसके लिए भी 168 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। फिर आप लोग को ख में दिया गया है कि जो अनुसूचित जनजाति है और मेल है, वैसे कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर सीना के बारे में, चेस्ट के बारे में दिया गया है। चेस्ट में आप लोग को मेंशन किया गया है कि न्यूनतम सीने का जो माप होगा, जो जनरल कैंडिडेट, ओबीसी और यहाँ पे अनुसूचित अनुसूचित जाति वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद फिर उसी प्रकार से दिया गया है कि जो अनुसूचित जनजाति जनजाति यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है, कि अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम फुलाने के बाद यहाँ पर आप लोग को मेंशन किया गया है 82 होना चाहिए, ठीक है, फुलाने के बाद। उसके बाद फिर नीचे दिया गया टिप्पणी, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने फुलाव का अनिवार्य है। जैसे कि अगर आप लोगों को यहाँ पे 79 सेंटीमीटर सीना हो ही जाता है और 5 सेंटीमीटर नहीं फुला पाते हैं तो आप लोग को उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर आप लोग को दिया गया महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक। महिला के लिए यहाँ पर जो मेंशन किया गया है ऊंचाई, ऊंचाई देखिएगा तो यहाँ पर जो जनरल के कैंडिडेट हैं, ओबीसी के कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जाति के कैंडिडेट हैं, 152 सेंटीमीटर मेंशन किया गया है। वहीं बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर दिया गया है। इसमें चेस्ट के लिए जगह नहीं दिया गया है। महिला के लिए इसमें वजन किया जाता है, जैसे कि महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 केजी होना चाहिए। अगर आप लोग हम ये आप लोग नोटिफिकेशन क्यों बता रहे हैं, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तभी आप लोग फॉर्म भरिए, नहीं तो बिना मतलब में आप लोग फॉर्म मत भरिए, ठीक है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को शारीरिक दक्षता के बारे में दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पे 4.8 किलोमीटर दौड़ के लिए यहाँ पे जो मेंशन किया गया है 28 मिनट दिया जाएगा पुरुष के लिए। पुरुष के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है, 28 मिनट दिया जाएगा 4.8 किलोमीटर दौड़ने के लिए। वही बात कर लेते हैं जो महिला कैंडिडेट होंगे उनके लिए 2.4 किलोमीटर दौड़ने के लिए 16 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे, आगे के लिए पात्र नहीं होंगे, ये आप लोग को मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को दौड़ के बारे में जानकारी दिया गया। तो आपको हमने इस जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी से रिलेटेड उत्तर प्रदेश जो होम गार्ड है उससे रिलेटेड आप लोगों को सारी जानकारी दे चुके हैं। जो भी नए कैंडिडेट होंगे उनको सारी चीजें हमने डिटेल में बताया है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।